ये जो होता है इस वाले जो है यहाँ जिंक जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम लोगों ने दिखाया था जिंक सल्फेट जो था, ये जिंक जो है ऑक्सीडाइज होके ये 2 इलेक्ट्रॉन देता था और यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में बन रहा था, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब इधर से जाता था तो यहाँ पे जो कॉपर बनता है, जैसे ये कॉपर सल्फेट होता है, ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट, तो ये C2SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो कॉपर है ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और लेने के बाद कॉपर मेटल बन जाता है, तो यहाँ रिडक्शन होता है। तो इसे हम बोलते हैं रिडक्टिव हाफ शेल और इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव हाफ शेल। ये पिछले क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल किया था, समझ में बात आ रही है। अब इसके आगे दे रखा है कि जब भी कभी कोई रिएक्शन को लिखना हो, ऑक्सीडेटिव हाफ शेल, रिडक्टिव हाफ शेल, ये जो सेल है ये बेसिक सेल अ डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। केमिस्ट्री में सेल का है, वैसे तो बायोलॉजी में भी सेल आता है और सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, मगर ये केमिस्ट्री का सेल है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अब क्या बताया कि ये जो सेल है ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, रिडक्टिव हाफ सेल अलग अलग है। इसमें अगर कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं जिंक सल्फेट एक में लेते हैं सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोड, यहाँ कॉपर सल्फेट। अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं अलग अलग ऑक्सीडेटिव हाफ सेल का रिएक्शन, तो दिखाएंगे कैसे रिएक्शन को, ऑक्सीडेटिव हाफ सेल। इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये जो जिंक है ये जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दे देगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव हाफ सेल का। इसी तरह से उस वाले साइड में होगा रिडक्टिव हाफ सेल, रिडक्टिव हाफ सेल, ठीक है। रिडक्टिव हाफ सेल में क्या होता है, ये जो कॉपर है वहाँ पे कॉपर जो 2 आइंस बना हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल बन जाता है, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखना चाहें, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ है, तो यहाँ से जो जिंक था ये जिंक लिखेंगे और यहाँ से जो कॉपर 2 पॉजिटिव था ये लिखेंगे। ये जो रिएक्शन होगा ये जिंक जो है 2 पॉजिटिव और कॉपर मेटल में चेंज हो गया, इसे हम लोग कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ये कहलाता है ओवरऑल रिएक्शन। जैसे जिंक जो है ना ऑक्सीडाइज होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हम लोग ऐड कर रहे हैं जिंक प्लस कॉपर प्लस 2E, और इधर राइट वाला को जिंक आइंस प्लस 2E प्लस कॉपर, तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी, वो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है ना। और ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो जिंक है, देखिए जिंक जो है यहाँ पे आइंस बन गया तो जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और यहाँ कॉपर आइंस में था फिर मेटल बन गया इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो ये रिड्यूस्ड हो गया। तो जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है। अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन लिया जाए और उसका फिर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसे नोट करिए तो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जैसे हमारा जो सेल था जिंक एंड कॉपर सेल है, एक तरफ जिंक यूज़ कर रहे हैं दूसरी तरफ कॉपर यूज़ कर रहे हैं। इस तरह के सेल को डैनियल सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं इसी को, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे सॉल्ट ले ले या दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं तो उसमें देखते हैं कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, और कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख के इसको इलेक्ट्रोड का सेल रिप्रेजेंटेशन देंगे। हम लोग सेल का जो रिएक्शन होगा वो कैसे हम लोग दिखाएंगे उसको। तो अब हम लोग देखते हैं, सपोज करते हैं एल्युमिनियम एंड सिल्वर का एक हम लोग सेल बनाने चाहते हैं, एल्युमिनियम एंड सिल्वर का। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है
और इसके आउटर शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन है। ये एज ए मेटल बिहेव करेगा और जितने भी मेटल होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें सिल्वर भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, लेकिन उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब ऑब्जर्व करते हैं तो देखा गया है कि एल्युमिनियम इज मोर reactive than silver, and so aluminum will oxidize when we will take aluminum and silver, so aluminum will oxidized as compared to silver, ठीक है। हम लोग एल्युमिनियम और सिल्वर का सेल बनाते हैं तो एल्युमिनियम जो है ना ऑक्सीडाइज्ड होगा, और जो एल्युमिनियम का इक्वेशन लिखेंगे, ये एल्युमिनियम है, ये जो है Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेटिव हाफ सेल है, ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव हाफ सेल। और दूसरा जो है रिडक्टिव हाफ सेल अगर लेते हैं, रिडक्टिव हाफ सेल सिल्वर लेते हैं तो सिल्वर जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये ठीक है ना। ये भी मेटल है मगर रिएक्टिविटी के हिसाब से ये मोर रिएक्टिव है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसा है कि ऑक्सीडाइज्ड होगा और सिल्वर रिड्यूस होगा, तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन को लेके सिल्वर मेटल बन जाएगा। लेकिन क्या देखा गया कि एक एल्युमिनियम जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, लेकिन एक सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा नहीं। जैसे एल्युमिनियम जो है, एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन में दे सकता है, लेकिन सिल्वर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो उस 3 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 3 सिल्वर का एटम चाहिए, यानी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके ये बैलेंस कर देते हैं। कितनी बात में। अब ये ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखना चाहेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन जो है इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से एल्युमिनियम आ गया प्लस 3Ag पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3Ag, ठीक है ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, साइन कन्वेंशन के लिए कैंसिल हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का लिख दिया Ag पॉजिटिव, और ये देखा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 सिल्वर एटम। क्या देखा, यहाँ एल्युमिनियम एटम में था, एटम के फॉर्म में था, ये कटाइन पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और यहाँ सिल्वर जो पॉजिटिव आइंस के फॉर्म में था ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो गया, तो यह एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया और सिल्वर जो है रिड्यूस हो गया, और ये है ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, रिड्यूस्ड होगा। मैं इसको क्यों लिया, इसमें ये बताने जा रहे हैं कि इसमें जैसे जिंक का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, कॉपर का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो इसलिए इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम और अगर सिल्वर लेते हैं तो इनकी वैलेंसी अलग अलग है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है और सिल्वर का 1 है, तो उस केस में हमें बैलेंस करना होता है, इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। उस बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग पहले बचपन में पढ़ा था कि किसी इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन में, तो इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लेके बता रहा हूँ कि बैलेंसिंग द इक्वेशन इज़ एसेंशियल फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर लिखना चाहते हैं तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस करेंगे उसी के हिसाब से आगे और बहुत सारी बातें हैं। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट करिए इसे। इतनी बात समझ में आ रही है कैसे हम लोग लिख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, हम लोग बैलेंस कर रहे हैं इसको। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सेल को बैलेंस कर दिया। आगे चल रहे हैं कि किसी भी सेल को जब बैलेंस कर देंगे, ये हम लोग समझ में आ रहा है कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखें कैसे, ठीक है। एक जनरल मेथड है। अब क्या होता है कि कोई भी सेल है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बनाया गया है, वो हम देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, एक जनरल जो मेथड है वो हम लोग समझ लेते हैं कि कभी भी एक सेल को लिखेंगे तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो लेफ़्ट में, जो हम लोग लेफ़्ट का अरेंजमेंट है वो हमेशा ऑक्सीडेटिव हाफ सेल होता है, और जो राइट में होगा
वो रिडक्टिव हाफ सेल होता है। जो ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, जो रिडक्शन को उसको राइट में रखेंगे, और अगर नहीं भी हो रहा तो उसको अरेंज करके ऐसे ही रखते हैं। तो ये एक जनरल मेथड है हमारा सेल को रिप्रेजेंट करने का। साथ ही यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं कि ये जो सोल्यूशन लिया जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, इसका अपना एक कंसंट्रेशन होता है। ये जो हम लोगों ने सेल लेके चल रहे हैं इसका कंसंट्रेशन जो है ना 1 मोलारिटी है। मोलारिटी तो नाम तो सुना ही होगा, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो कैपिटल M मोलारिटी। तो इसका जो कंसंट्रेशन है जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट का, ये 1 मोलारिटी है। तो इनको पूरे को लेके हम लोग कैसे लिखते हैं वो हम लोग लिखने जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेफ्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन, जैसे मान लो ये जिंक एंड कॉपर का हमारा सेल है, डैनियल सेल है, तो इसमें लेफ्ट में जिंक लेते हैं, राइट में कॉपर लेते हैं, क्योंकि जिंक जो ऑक्सीडाइज होता है कॉपर रिड्यूस होता है। तो जिंक का जो है, जिंक जो है ये मेटल है और इसको एक तरीका ये है जिंक सेमीकोलन जिंक आइंस, और इसके आइंस जहाँ लिखते हैं वहीं पे मोलारिटी लिखते हैं, ठीक है। तो जिंक जो ना ऑक्सीडाइज्ड हुआ है इसका कंसंट्रेशन है 1 मोलारिटी। तो ये जिंक को ऑक्सीडेशन को दिखा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन में क्या हो रहा है कि कॉपर जो है यहाँ जो आइंस, जहाँ आयन लिखते हैं वहीं कंसंट्रेशन लिखते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे आइंस के फॉर्म में लिखा था, ये तो मेटल के फॉर्म में था, ये आइंस यहाँ कंसंट्रेशन लिखा है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे और सेमी कॉलन लगाकर फिर ये कॉपर मेटल लगा दिया। ये रिडक्टिव हाफ सेल हो गया, रिडक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक। और ये दोनों सेल यानी ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, रिडक्टिव हाफ सेल, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। किसकी हेल्प से? सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। तो सॉल्ट ब्रिज को दिखाने का एक पैरेलल लाइन ऐसे दिखा देते हैं, पैरेलल लाइन से दिखाते हैं हम लोग। एक तरीका और भी है ऑक्सीडेटिव इस तरह से रिप्रेजेंट करने का। जिंक जो है ये एक सिंगल लाइन लेते हैं, और ये जिंक जो है कंसंट्रेशन लिख दिया इसका। इसके बाद हम लोगों ने बार ले लिया, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलारिटी इसका कंसंट्रेशन है, और ये एक बार ले लिया और ये कॉपर मेटल आ गया। ये भी एक तरीका है, और जो कॉमन मेथड है वो ये मेथड है जिससे हम लोग एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जो कॉमन मेथड है, जिंक मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो गया, उसका कंसंट्रेशन लिख दिया, ये सॉल्ट ब्रिज है, कॉपर है आइंस के फॉर्म में, यहीं पे जहाँ पे आइंस होगा वहीं कंसंट्रेशन लिखेंगे, और ये कॉपर मेटल हो गया। तो ये ऑक्सीडेटिव हाफ सेल हो गया, ये रिडक्टिव हाफ सेल हो गया। और इस तरह से किसी भी सेल को, जैसे अभी हम लोगों ने सिल्वर एल्युमिनियम का लिया था, या और कोई सेल है, उसमें हमेशा ही इसी तरह से ऑक्सीडेशन लेफ्ट में, रिडक्शन राइट में, और ये कुछ तरीका सेमीकोलन से भी सेपरेट करते हैं या बार ला के इस तरह से सेपरेट करते हैं। तो ये तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी भी सेल को लिखने का तरीका है, ठीक है। इसे नोट करिए, किसी भी सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। आगे क्या दे रखा, अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मतलब, हमने जैसे इसमें हम बता रहे हैं कि जिंक जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं, और उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हेल्प से बाकी सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो देखने जा रहे हैं हम लोग। इसे मिटा देते हैं इसको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
एक सोल्यूशन लेते हैं, किसी भी तरह का एक सोल्यूशन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है, ये एक सोल्यूशन ले लिया। इसमें एक इलेक्ट्रोड लेंगे, मगर इस सोल्यूशन से हटकर होगा वो इलेक्ट्रोड, सेम टाइप का होगा तो उसमें रिएक्शन नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो जैसे मान लो जिंक सल्फेट है या कॉपर सल्फेट है या एल्युमिनियम सल्फेट है, कोई भी दूसरा एक सॉल्यूशन लेंगे, मगर जब एक इलेक्ट्रोड को डीप करेंगे, इलेक्ट्रोड को लगाएंगे इसमें, तो उस वो जो अनदर मेटल होगा, ये बिल्कुल अलग मेटल होगा, ठीक है ना। सपोज़ ये कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और ये सॉल्यूशन कोई दूसरा सॉल्यूशन जैसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। कितनी बात में आगे चले पीछे चले। अब क्या बताया कि ये जो रॉड है जो हम लोगों ने डीप किया, ये 3 पॉसिबिलिटी है, इसके साथ क्या हो सकता है। या तो ये कॉपर रॉड इस सॉल्यूशन में रिएक्ट ही नहीं करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, अभी पीछे किया था हम लोगों ने। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये कॉपर रॉड डाला है, तो कॉपर में इतना रिएक्टिविटी नहीं है कि वो जिंक को हटा दे, तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एज इट इज़ रहेगा और कॉपर भी एज इट इज़ रहेगा, यानी यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, कितनी बात में। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन लिया जाए जिससे कॉपर के साथ रिएक्शन हो, कितनी बात में, तो उसमें फिर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, या तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में देगा और ऑक्सीडाइज्ड होगा, या फिर कॉपर खुद इलेक्ट्रॉन को लेगा सॉल्यूशन में से और फिर रिड्यूस्ड होगा। कितनी बात में, तो या तो ये ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस्ड होगा, या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसे ये रिएक्ट नहीं करेगा। कितनी बात में आगे चले। अब क्या बताया कि यहाँ पे हम लोग अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए जिंक हटा दें, क्योंकि तो रिएक्शन तो होगा ही नहीं। जिंक सल्फेट लेंगे तो कॉपर रिप्लेस करेगा नहीं, तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या बताया, व्हेन कॉपर इज डिप्ड inside the solution, there is 3 possibility. There is 3 possibilities. 1, it will not react. It will not react. ठीक है। 2, it will oxidized. It will oxidize. and 3 जो दे रखा है, it will reduced. तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है इस रॉड को जब इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो, या तो रिएक्शन नहीं होगा, या फिर ऑक्सीडेशन होगा, या रिडक्शन होगा। 3 पॉसिबिलिटी है। जिंक सल्फेट को हम लोगों ने हटा दिया, जो पहले वाले लिखा था इट विल नॉट रिएक्ट। अब हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिससे ये रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। और ये रिएक्ट कर रहा है, ये हम लोग मान के चलते हैं कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी यहाँ पे जो कॉपर है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, नोट करिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये मान लेते हैं यहाँ पे कि कॉपर इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो हम लोग इसका रिएक्शन अगर लिखेंगे तो जो कॉपर रॉड है ये ऑक्सीडाइज्ड होकर इलेक्ट्रोड बनाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। कितनी बात समझी। अगर ये सॉल्यूशन हमने लिया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसका जो मोलारिटी कंसंट्रेशन है 1 मोलारिटी है, 1 m है, कैपिटल M। बात समझी।
और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन में होगा जो रिड्यूस्ड हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा। वो कुछ बात समझ में आ रही है? आगे चले पीछे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो सोल्यूशन में कोई ना कोई कटाइंस है जो उसको रिड्यूस होते जा रहा है। लेकिन कब तक होता रहेगा, कब तक कितना इलेक्ट्रॉन ये देता रहेगा, कितना वो लेता रहेगा, गिवन कंडीशन में, ठीक है, एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉपर एटम्स विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सारे के सारे कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे और ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो कंसंट्रेशन एंड कंडीशन के बेस पे सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉपर जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। जब वो लॉस कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो वो गेन करने वाला इसमें है, मगर इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा। नहीं, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। जैसे एक कॉपर ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में गया, वो वहाँ रिड्यूस हो गया, मगर उसके 2 पॉजिटिव चार्ज इस पर आगे क्रिएट हो गए। फिर दूसरा कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ठीक है ना, दूसरे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो उसकी वजह से 2 पॉजिटिव यहाँ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में गया, वो रिड्यूस कर दिया। तो ऐसे जितने नंबर ऑफ कॉपर्स गिवन कंडीशन में ऑक्सीडाइज्ड होंगे, उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो यहाँ पे जितना भी स्टैंडर्ड कंडीशन में चार्ज डेवलप करेगा वो एक पोटेंशियल कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड है ना, तो ये जो जितना इसने चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ वो सारे पॉजिटिव एक जगह आ गए। अब वो सारे पॉजिटिव रिपल्सिव पावर रखते हैं, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जमा होगा उतना ज़्यादा रिपल्सिव पावर हो जाएगा वो, और वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कितना उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, चाहे जो भी प्रोसेस हो के, और उस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। कितनी बात सुनिए, आगे चले तो क्या बताए, द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is defined as the total charge developed, ठीक है ना, टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन इलेक्ट्रोड at a given condition, at a standard given condition, standard given condition, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है, द टोटल चार्ज डेवलप ऑन इलेक्ट्रोड एट अ गिवन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये गिवन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये दोबारा गिवन है, गिवन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन दिया हुआ, उस वक्त कितना चार्ज उस पर डेवलप कर रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ ना ये, तो ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड potential, it is also known as, here since it is oxidizing, so it is known as oxidative electrode potential, oxidative electrode
पोटेंशियल, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है ये। अगर ये रिडक्शन हो रहा होता तो इसको बोलते हैं रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इलेक्ट्रोड, तो कितना टोटल चार्ज उसने गेन किया गिवन कंडीशन में, कितना नेगेटिव चार्ज उस पर आया है, उसको हम बोलते हैं रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितनी बात में नोट करिए इसे, ठीक है। इसको ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो, और अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक। आगे क्या बता रहे हैं कि